Hello students and all the viewers, I am Mohammad Rafat Khan and you are watching my YouTube channel. First year physics new book के मैंने जो है न्यूमेरिकल्स अपलोड करना स्टार्ट किए हैं अभी। मैंने अभी जो लास्ट लेक्चर अपलोड किया था वो भी फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक में से था और उसमें हमने यूनिट 1 फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक पब्लिश हुई है उसका जो यूनिट 1 था फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स, उसकी हमने सारी न्यूमेरिकल्स कवर की थी उस फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स की वीडियोस को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं फिलहाल, और ये आज का हमारा जो है लेक्चर नंबर 2 है न्यू बुक से, और ये भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड ही है। और आज जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं ऑब्वियसली सीक्वेंस में चलेंगे, तो सीक्वेंस में यूनिट 1 के बाद आज का जो चैप्टर है वो होगा यूनिट नंबर 2 जो कि काइनेमेटिक्स के हवाले से है। तो आज हम यूनिट 2 यानी कि काइनेमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूमेरिकल्स हैं, और ऑलमोस्ट आई थिंक 6 न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम कवर करने जा रहे हैं। और ऐसी इसी तरीके से उसके बाद जो चैप्टर होगा थर्ड डायनामिक्स, है ना। मतलब आप ये देखें जो ओल्ड बुक थी उसमें हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जो था वो जस्ट स्कोप ऑफ फिजिक्स था, फिर सेकंड चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स था, फिर थर्ड वाला जो था वो मोशन था। और मोशन वाले चैप्टर के अंदर इन्होंने काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों को मर्ज किया हुआ था ओल्ड बुक के अंदर। अब इन्होंने न्यू बुक के अंदर जो है वो काइनेमेटिक्स चैप्टर को और डायनामिक्स वाले चैप्टर को बिल्कुल सेपरेट कर दिया। सेकंड चैप्टर जो है वो काइनेमेटिक्स हो गया और जो थर्ड चैप्टर है वो डायनामिक्स हो गया। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स ये दोनों की दोनों मैकेनिक्स की ब्रांचेस हैं, मतलब ये समझे कि मैकेनिक्स के पार्ट्स हैं। मैकेनिक्स का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का मूव करना। हम यानी कि डायनामिक मैकेनिक्स है क्या? फिजिक्स की ब्रांच है, मतलब एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की बॉडीज की मोशन को डिस्कस करते हो, ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, और हम अगर मोशन को डिस्कस करें विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का जिक्र ना हो, ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल कितनी थी, फाइनल कितनी थी, मतलब आप अगर ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस कर रहे हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स तो हम ऐसी ब्रांच को कहते हैं काइनेमेटिक्स। और आपने देखा होगा आपके न्यू बुक के अंदर जो काइनेमेटिक्स जो चैप्टर है इसके अंदर कहीं पर भी फोर्स का जिक्र नहीं होगा, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। और इसी तरीके से डायनामिक्स, ऐसी मोशन बॉडीज की जिसमें हम फोर्स को इंक्लूड करें, विद रेफरेंस टू फोर्स हम पढ़ें, तो ऐसी ब्रांच को हम डायनामिक्स कहते हैं। डायनामिक्स वाले ब्रांच के अंदर आप न्यूटन के तमाम लॉज पढ़ेंगे, क्योंकि तमाम लॉज के अंदर फोर्स का जिक्र है, मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये सारी चीजें आ जाएंगी डायनामिक्स के अंदर। फिलहाल अपने आज के चैप्टर तक हम रहते हैं, यूनिट 2 काइनेमेटिक्स, और आज की हम फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम में रीड करता जा रहा हूं, साथ साथ प्रॉब्लम रीड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो डेटा बनाएंगे और डेटा बनाने के बाद सॉल्व करते हैं। टोटल 6 प्रॉब्लम्स हैं जो कि आज हम कवर करने जा रहे हैं, तो हमारा यूनिट 2 भी कवर हो जाएगा। ओके, प्रॉब्लम नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है कि हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग, एक हेलीकॉप्टर है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग ऊपर जाना, एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको समझना है ना रेट ऑफ क्या मतलब गिवन है, हमें तो स्पीड लिख देते हैं, वेलोसिटी लिख देते हैं, नहीं सीधा सीधा नहीं लिखा, तो आप कैसे पहचानेंगे? यूनिट से पहचानते हैं। 12 मीटर पर सेकेंड आप फौरन समझ जाएंगे कि ये स्पीड गिवन है या ये वेलोसिटी गिवन है। ठीक है ना, यूनिट्स आपको बताते हैं, अगर सीधा सीधा नाम नहीं लिखा हुआ उस फिजिकल क्वांटिटी का, एट विद द वेलोसिटी ऑफ, विद द स्पीड ऑफ, है ना, तो अगर ऐसा नहीं लिखा और आपको समझ नहीं आ रही तो प्रॉब्लम्स को समझने का तरीका कैसे? आपको यूनिट्स पता होने चाहिए। तो नंबर के साथ अगर मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है तो हम फौरन समझ जाएंगे कि मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड या वेलोसिटी। तो भाई इतनी स्पीड के साथ हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, असेंडिंग। आगे लिखा हुआ है कि एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड, ऊपर जाते जाते जैसे वो ग्राउंड से 80 मीटर हाइट तक पहुंचा, मतलब ऊपर जाते हुए जैसे वो ग्राउंड से 80 मीटर हाइट तक पहुंचा तो वहां से एक पैकेज को ड्रॉप किया उसने। 80 मीटर ऊपर पहुंचने के बाद उस हेलीकॉप्टर ने एक पैकेज को ड्रॉप किया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। क्वेश्चन ये कि बताओ हाउ लॉन्ग। अच्छा, इसमें देखो अब हाउ लॉन्ग लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ कि हाउ मच टाइम, सीधा टाइम का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप खुद इसको क्रैक करेंगे, खुद आप इसको जो है वो अनलॉक करेंगे, आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। तो हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, मतलब उस पैकेज को जब ड्रॉप किया गया तो उसको नीचे ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। आपसे टाइम पूछा जा रहा है, टाइम टेकन बाय द पैकेज टू रीच द ग्राउंड। और आपको सिर्फ एक चीज गिवन है, वो क्या? उस हेलीकॉप्टर की ऊपर जाते हुए स्पीड, और वो कितनी? 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, और जैसे ही 80 मीटर तक पहुंचा ऊपर तो वहां से उसने एक पैकेज को ड्रॉप कर दिया। समझ आई बात? तो अब एक काम ही करते हैं, यहाँ पर जो है इस प्रॉब्लम का जो है वो गिवन फैक्टर्स बनाते हैं।
पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ डायग्राम में मतलब क्या है इसका, और उसके बाद जो है वो डेटा बनाते हैं, फिर इसको मजीद सॉल्व करते हैं। आसान प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ी सी लेंथी है, आसान है लेकिन लेंथी है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्रॉब्लम नंबर 1, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है जनाब। अच्छा, अगर मैं इसके जो है डायग्राम की बात करना चाहूं, क्योंकि डायग्राम से ही समझ आता है। लेट्स सपोज ये ग्राउंड है, ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड से एक पैकेज है जो कि ऊपर जा रहा था। लेट्स सपोज ये पैकेज ऊपर जाते जाते, सॉरी पैकेज नहीं, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था। ऐसी बात है, अब हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है तो साथ साथ पैकेज भी ऊपर जा रहा है। तो ये देखें, एक हेलीकॉप्टर है जो कि ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और जैसे ही वो पैकेज या वो हेलीकॉप्टर कितना ऊपर पहुंचा, 80 मीटर, या आपको हाइट गिवन है, 80 मीटर ऊपर पहुंचने के बाद उस हेलीकॉप्टर ने पैकेज को ड्रॉप किया। अब देखें, सुनने में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो 80, अच्छा 80 मीटर पे ये नहीं लिखा वो आके रुक गया, ऊपर जाते हुए पैकेज को ड्रॉप किया गया है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि भाई वो 80 मीटर पे हेलीकॉप्टर रुका हुआ है और उसने रुके हुए पैकेज को ड्रॉप किया, तो पता है यहां पर सिर्फ एक किस्म की मोशन होती है, वो पैकेज सीधा नीचे आता बस। अगर वो क्या बोलता कि पैकेज जो हेलीकॉप्टर है वो 80 मीटर हाइट पर रुका हुआ है, वो क्या बोल रहा है, असेंडिंग, द वर्ड इज असेंडिंग, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते हुए उसने ड्रॉप किया है। पॉइंट टू बी नोटेड, समझ रहे हैं? बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर वो रुका हुआ पैकेज को ड्रॉप करता तो पैकेज सीधा नीचे आता, मतलब एक ही मोशन होती, वो होती डाउनवर्ड पैकेज की। लेकिन भाई अगर ऊपर जाते हुए पैकेज को ड्रॉप करेगा ना, तो हेलीकॉप्टर में से गिरा हुआ, ड्रॉप किया हुआ पैकेज पहले ऊपर जाएगा थोड़ा सा और उसके बाद फिर नीचे आना स्टार्ट करेगा। वो इस वजह से क्योंकि पैकेज की हेलीकॉप्टर के साथ इनिशियल ऊपर की तरफ मोमेंटम था, पैकेज हेलीकॉप्टर के साथ ऊपर जा रहा था। जब इसको ड्रॉप, ये देखो, ये लेट्स सपोज पैकेज है, ये हेलीकॉप्टर है, ये साथ अटैच है, क्योंकि जाहिर सी बात है पैकेज हेलीकॉप्टर के अंदर था। जब ये ऊपर जाते हुए ड्रॉप करेगा ना, तो ये पैकेज थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, समझ रहे हैं? अगेन देखें, हेलीकॉप्टर के साथ था, ऊपर जाते हुए ड्रॉप किया तो पहले ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा। अगर ये रुका हुआ होता ना, ड्रॉप करता, डायरेक्ट नीचे आता। तो इनिशियल अपवर्ड मोमेंटम की वजह से वो पैकेज पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस न्यूमेरिकल। अगर ये न्यूमेरिकल के अंदर ये पॉइंट आपको समझ आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वरना हमेशा आप गलत प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमेशा आप समझेंगे कि पैकेज जो है वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और फिर आप समझेंगे नहीं यार, बुक के अंदर तो आंसर है वो गलत लिखा हुआ है, हमने तो सीधा सीधा सॉल्व कर लिया इसको, हालांकि आप गलत होंगे, ठीक है। तो अपवर्ड जाते हुए उसने ड्रॉप किया, तो मैं बार बार ये रिपीट इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या, अच्छा मैं काम ही करता हूं, हेलीकॉप्टर ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है, मैं यहां पर सिर्फ पैकेज को ड्रॉप कर देते हैं, मतलब एक पैकेज बना देते हैं। तो 80 मीटर हाइट पर जाने के बाद, ये 80 मीटर हाइट है, यहां से इस पैकेज को ड्रॉप किया गया। लेट्स सपोज ये पैकेज है और यहां से इस पैकेज को ड्रॉप किया गया, ठीक है। अब मैं वही बता रहा हूं कि 80 मीटर हाइट से जब ड्रॉप करेंगे तो फिर वो पैकेज जो है डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, पहले वो पैकेज जाएगा थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके पास इनिशियल अपवर्ड मोमेंटम था हेलीकॉप्टर के ऊपर जाने की वजह से। फिर ऊपर जाने की वजह से हमें नहीं पता वो कितना ऊपर जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। फिर ये ऊपर जाने के बाद फिर ये पैकेज जो है वो ऊपर से नीचे आएगा। तो इसका मतलब यहां पर इस न्यूमेरिकल में, इस गिवन कंडीशन के अंदर दो किस्म की मोशंस हैं। उस पैकेज की ड्रॉप करने के बाद थोड़ी सी अपवर्ड मोशन और फिर डाउनवर्ड मोशन। सो नाउ देयर आर टू मोशंस इन दिस न्यूमेरिकल, इन दिस सिनेरियो। उस पैकेज की पहले अपवर्ड थोड़ी सी मोशन, ठीक है, और उसके बाद फिर वो नीचे आएगा। अब आप नोट करें, हमसे पूछा गया कि बताओ उस पैकेज को यहां से ड्रॉप किया गया, ये याद रखिएगा, इस पॉइंट से ड्रॉप किया गया ना, 80 मीटर हाइट से। आपसे पूछ रहा है ड्रॉप करने के बाद बताओ उसको कितना टाइम लगेगा नीचे तक आने में। अब देखिए यहां पर कितने किस्म के टाइम है, दो किस्म के टाइम है। एक टाइम वो है जो कि ये पैकेज ऊपर जाने में लेगा, टाइम टेकन बाय द पैकेज टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ऐसा तो नहीं ना ऊपर जाते हुए ड्रॉप करेगा तो पैकेज जो है वो ऊपर ही जाता रहेगा, नहीं नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाएगा जितना ऊपर जा सकता है मोमेंटम की वजह से, और उसके बाद फिर उसको नीचे आना है। तो इसका एक टाइम होगा ऊपर तक जाने का और दूसरा टाइम होगा अपनी ऊपर वाली हाइट से नीचे तक, ग्राउंड तक आने का। तो इसका मतलब आपको यहां पर दो टाइम्स कैलकुलेट करने हैं। एक होगा, मैं लेट्स सपोज उसको कह दूंगा T1 ऊपर जाने वाला, और T2 ऊपर से नीचे तक आने वाला टाइम। तो भाई क्या पता चला हमें कि इस वाली प्रॉब्लम के अंदर हम यहां पर एक डेटा नहीं बनाएंगे, यहां पर हम दो डेटा बनाएंगे। दो डेटा कैसे, एक हम डेटा बनाएंगे फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ द पैकेज और एक हम डेटा बनाएंगे फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ द पैकेज, ठीक है। ये सिनेरियो हमें समझ आ गया।
अगर समझ ना आ रहा हो तो दोबारा से पीछे थोड़ा सा करेंगे, आप मेरी बातों को गौर करेंगे, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी बात। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर डेटा बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊंगा इस पैकेज, हम दो अलग अलग तरीकों से सॉल्व करेंगे। एक पार्ट में हम इस पैकेज की अपवर्ड मोशन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इस पैकेज की डाउनवर्ड मोशन को सॉल्व करेंगे। फिर मतलब ये कि पहले हम T1 फाइंड करेंगे, ये कितना टाइम है, फिर हम T2 फाइंड करेंगे, इन दोनों टाइम्स को कैलकुलेट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। कैसे, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो लिख देता हूं फॉर अपवर्ड मोशन, फॉर अपवर्ड मोशन किसकी, ऑफ पैकेज, ऑफ पैकेज। पहले थोड़ी देर, थोड़ी टाइम के लिए वो पैकेज ऊपर गया होगा और उसके बाद फिर नीचे आया होगा। तो जनाब सबसे पहले हम डेटा बनाने जा रहे हैं इस पैकेज की अपवर्ड मोशन का। अच्छा, अपवर्ड मोशन का डेटा जो हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, आपको क्या क्या गिवन है देखो। सबसे पहले हम पैकेज की इनिशियल स्पीड लिखेंगे। जब उसको ड्रॉप किया गया तो हेलीकॉप्टर क्योंकि ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते हुए ड्रॉप किया, तो उस पैकेज के पास भी पहले इनिशियल अपवर्ड वेलोसिटी होगी। आपको एक बात पता होगी, ये बात मैंने अपने मोशन वाले चैप्टर के अंदर कही भी है, बताई भी है। जब भी हम किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी होती है और जब वो हाइट तक पहुंचता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इस वाली प्रॉब्लम को हम तोड़कर सॉल्व करेंगे। अपवर्ड मोशन वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल अलग है और डाउनवर्ड मोशन वाला पार्ट बिल्कुल अलग है। अलग अलग सॉल्व करेंगे, अलग डेटा बनेगा। ठीक है, तो पैकेज के पहले हम अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं। तो भाई ऊपर जाते हुए सबसे पहले उसके पास इनिशियल स्पीड कितनी थी, जितनी हेलीकॉप्टर की गिवन है, कितनी, 12 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब इसकी जो अपवर्ड इनिशियल वेलोसिटी है या इनिशियल स्पीड है पैकेज की, वो कितनी आ रही है, 12 मीटर पर सेकेंड, जो आपको गिवन थी। हाँ, 12 मीटर पर सेकेंड। समझ आई बात। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड किसकी, पैकेज की। हेलीकॉप्टर को तो छोड़ दो आप, इसको मैं लिख देता हूं वी आई। कितनी गिवन है, 12 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इसी तरीके से फाइनल स्पीड भी होगी। जब वो पैकेज जो है वो ऊपर तक पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद उसको नीचे आना है। जब वो ऊपर तक पहुंच जाएगा तो वहां जाके थोड़ा सा स्टे करेगा। हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट्स ऊपर जाते हैं, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते हैं, तो उनकी थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो पैकेज की ऊपर पहुंचने के बाद जो फाइनल स्पीड होगी वो जीरो हो जाएगी। अब अभी हम अपवर्ड मोशन को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, फाइनल स्पीड, यानी कि वीएफ। वीएफ पैकेज की क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हमें जो है यहां पर टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब इस पैकेज को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा और फिर टोटल नीचे वाला टाइम, तो इन दोनों टाइम्स को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर लिख देता हूं, हमें एक्चुअली अपवर्ड मोशन में रिक्वायर्ड क्या है, टाइम, टाइम। और इस टाइम को मैं T1 कह दूंगा क्योंकि हमारा ये आंसर नहीं होगा। टाइम, अच्छा कंप्लीट लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, टाइम टेकिंग बाय द पैकेज टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो T1 हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम T1 कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम T2 कैलकुलेट करेंगे और वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे। तो जनाब सबसे पहले टाइम कैलकुलेट करने के लिए अब मेरे पास जो है वो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, 3। Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस, ये देखो मैं इक्वेशंस लिखता हूं। अच्छा, वो है ना, क्या नाम है, मोशन अंडर ग्रेविटी होती है ना, तो मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए हम जो है इक्वेशंस को ए की जगह हम जी को मतलब वो लिखते हैं ना। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। सेकेंड क्या होती है, H इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा हम कौन सी इक्वेशन को यूज करें, तो भाई ये देखो सेकंड इक्वेशन में H गिवन है, H आ रहा है, तो हमें H तो नहीं गिवन है यहाँ पर, हमें नहीं पता ये हाइट कितनी है, ये वाली नहीं, ड्रॉप करने के बाद जो वो ऊपर गया, इस वाली हाइट की बात कर रहा हूं, हमें नहीं पता वो कितना ऊपर गया, तो ये हाइट मिसिंग है, हमें हाइट नहीं पता। तो इसमें भी H आ रहा है और इसमें भी H आ रहा है, तो इसका मतलब मैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज नहीं कर सकता टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन में देखो हमें Vf भी पता है, ये देखो Vf कितना है, 0। हमें Vi भी गिवन है, G की वैल्यू 9.8 होती है, तो हम इजीली यहां से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टू कैलकुलेट T1, यानी कि ऊपर जाने वाले टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करने जा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को। तो जनाब लिखें यहां पर सॉल्यूशन, by using first equation of
मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको क्या बताई, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अच्छा, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ते हुए एक बात और पढ़ी थी, वो क्या कि अगर बॉडी मूव कर रही है डाउनवर्ड तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और अगर बॉडी मूव करके जा रही है ऊपर अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी तो जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। तो अपवर्ड मोशंस के लिए जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, ये बात हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ी हुई है। तो मैं यहां पर जी के साथ प्लस नहीं लिखूंगा बल्कि यहां पर आ जाएगा माइनस साइन। गॉट इट, बहुत आसान सी प्रॉब्लम, मतलब जो है वो है रीजन इसका। अच्छा, वैल्यूज पुट करते हैं, वी एफ की जगह क्या पुट करेंगे, 0। वी आई कितना गिवन था 12, क्या आ गया 12, माइनस जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, और मल्टीप्लाई के अंदर कौन है, ये कौन है, T1 है, तो यहाँ पर T1 लगाएंगे साथ। अच्छा, ये 0 है, जाहिर सी बात है 9.8 T1, ये टोटल यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब माइनस है, वहां पर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.8 T1 इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा हुआ है 12 बचा हुआ है, एक ही है, 9.8 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा, तो आपको T1 की वैल्यू मिलने वाली है 12 डिवाइडेड बाय 9.8। तो जनाब डिवाइड करके पता लगाए कितना आंसर आ रहा है, हमारे पास जो आंसर आ रहा है 12 डिवाइडेड बाय 9.8, ओके 1.22 सेकेंड्स, ये हमारे पास टाइम आ गया, वो टाइम जिस टाइम के बाद पैकेज जो है वो ऊपर जाएगा, अब इस टाइम के बाद वो नीचे आना स्टार्ट होगा। सो दिस इज द टाइम टेकन बाय द पैकेज टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ये वाला टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, और चाहे तो हम इसको यहां पर लिख सकते हैं, मतलब ये हमने टाइम कैलकुलेट किया, इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, इसको ऊपर जाने में लग रहा है 1.2 सेकेंड्स, ये हमारे पास T1 आ गया 1.2 सेकेंड्स ऊपर जाने वाला टाइम। अच्छा, अब एक्चुअली हमें डाउनवर्ड मोशन की तरफ जाने से पहले एक चीज मैं आपको और बताऊं, भाई ऊपर से नीचे आने तक का जो है अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये हाइट कितनी है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये हाइट कितनी है। हाइट के बगैर, हाइट को फाइंड किए बगैर हम डाउनवर्ड टाइम यानी कि T2 कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब आप ये चेक कर लो, अगर मैं यहां पर पॉइंट्स के नाम दे दूं, लेट्स सपोज जिस पॉइंट से इसको ड्रॉप किया गया मैं इसको कह देता हूं A, जहां तक ये ऊपर गया उसको हम कह देते हैं B, फिर B से जब वो नीचे तक आएगा उसको हम कह देते हैं पॉइंट C। मतलब लेट्स सपोज अगर हम पॉइंट्स कह देते हैं इनको, इसको मैं कह देता हूं ये पॉइंट A है जहां से ड्रॉप किया गया, ये पॉइंट B है जो इसकी मैक्सिमम हाइट है जहां से वो आ रहा है, यानी कि B पॉइंट है, इसको मैं बीच में लिख देता हूं, ये B, ये भी B, और उसके बाद C पॉइंट वो है जो जाके ग्राउंड को हिट करेगा। मतलब अभी हमने वो टाइम कैलकुलेट किया है जो A से B तक का है ना। अब हमें B से C तक का टाइम कैलकुलेट करना है, तो हम कैलकुलेट जब कर सकते हैं जब हमें ये हाइट तो पता हो, हाइट के बगैर हम टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते, समझ आ रही है, तो हमें ये हाइट पता होनी चाहिए। अब इस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये पता हो, अगर देखो यहां तक की तो हमें हाइट पता है ना, यहां तक की, मतलब ये यहां तक की हमें पता है 80, हमें ये वाला टुकड़ा नहीं पता ये कितना है, मतलब ये वाली हाइट अगर हमें पता चल जाए तो इस हाइट और इस वाली हाइट को हम प्लस कर देंगे तो हमें ये टोटल हाइट पता चल जाएगी। इसका मतलब मुझे इस वाली हाइट को कैलकुलेट करना पड़ेगा पैकेज का, मतलब पैकेज कितना ऊपर गया उसके बाद फिर नीचे आया, ये तो हमें पता चल गया कि उसको टाइम कितना लगा ऊपर जाने में 1.22, लेकिन कितना ऊपर गया ये भी अब रिक्वायर है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है, और वो इक्वेशन कौन सी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, H इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, हाइट, यानी कि इसको मैं कह सकता हूं ये, इसको हम कह सकते हैं लेट्स सपोज ये हमारा H1 हो जाएगा, ये H1 हो जाएगा, ये हाइट जो फर्स्ट गिवन है, इसको हम कह देंगे ये H2 है, और ये टोटल वैल्यू को हम कह देंगे ये H3 है। ठीक है, अच्छा जनाब, बाय यूजिंग कौन सी इक्वेशन, सेकंड, बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, पूरा लिख देते हैं, ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, H इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, होती ये है, लेकिन हमें पता है कि अपवर्ड मोशन है, हम ऊपर जाने वाली हाइट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, जी के साथ माइनस आता है, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अच्छा, वैल्यूज पुट करते हैं, वी आई भी पता है, टी भी हमें पता चल गया, और जी की वैल्यू भी पता है, और टी भी हमें पता है, तो वैल्यूज पुट करते हैं कि करके ये H1 कैलकुलेट कर, सॉरी H2 कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ये ना H2 A से B तक का H2 है। हाँ भाई, वी आई की वैल्यू कितनी है 12 गिवन है,
इनिशियल स्पीड कितनी है 12 इंटू T1, ये T1 है, ऊपर जाने वाला टाइम कितना है 1.22 माइनस हाफ g की वैल्यू 9.8 इंटू टाइम T1 कितना है 1.22 और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। समझ आई बात। अब आपने इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम करेंगे 1.22 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, साथ साथ 12 को 1.22 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर करने के बाद हम चेक करते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। 12 को 1.22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14.64। सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं मैं H2 इज इक्वल टू 12 इंटू 1.22 कितना बन रहा है 14.64। अच्छा, फिर बीच में आ गया माइनस साइन, माइनस साइन के बाद जो है 9.8 को अगर मैं हाफ कर दूं, डिवाइड कर दूं 2 से, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 4.9, है ना। 9.8 का हाफ कितना होता है 4.9, तो मैं यहां पर 4.9 करके लिख देता हूं 4.9। अच्छा, अब मुझे जो है वो 1.22 का स्क्वायर करना है। 1.22 का स्क्वायर हो जाएगा 1.4884, 1.4884, ये 1.22 का स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये सेम रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। H2 माइनस, हाँ भाई मल्टीप्लाई 4.9 7.38 मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, फाइनल इनको माइनस करना है। 14.64 में से माइनस करना है 7.38 को, 7.25 मीटर। ये आ गई हमारे पास हाइट नंबर 2। मैंने आपको क्या कहा था, प्रॉब्लम लेंथी जरूर है लेकिन आसान बहुत है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हैं। तो जनाब अभी हमने क्या फाइंड किया, ऊपर जाते हुए, ऊपर जाने वाला टाइम, पैकेज को ड्रॉप करने के बाद पैकेज ने कितना टाइम लिया ऊपर जाने में, कितना टाइम लिया, इतना टाइम, और ऊपर जाते हुए इसने हाइट कितनी कवर करी 7.25। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये 7.25 मीटर है, ठीक है। ये वाली हाइट जो है कितनी है 7.25। अब देखो बहुत आसान है, हमारे पास H1 ऑलरेडी गिवन थी 80, उसके बाद वो मजीद ऊपर कितना गया 7.25। तो अब अगर मैं इस 80 में 7.25 को ऐड कर लूंगा तो मुझे ऊपर से नीचे तक टोटल हाइट पता चल जाएगी। उसके बाद हमारा टाइम आ जाएगा, फिर हम उन दोनों टाइम्स को ऐड कर लेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब मैं यहां पर क्या लिखने जा रहा हूं, टोटल हाइट कवर्ड, या सिंपल लिख देते हैं टोटल हाइट। टोटल हाइट कितनी जाएगी, यानी कि हम H3 की बात कर रहे हैं, H3 या टोटल है ना, इसको हम सिर्फ H कह देते हैं, टोटल को हम H कह रहे हैं खाली। H को के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें H1 प्लस H2 करना पड़ेगा, और हमें दोनों हाइट्स पता है। H1 कितनी है 80 जो गिवन थी, और H2 ऊपर जाने वाली कितनी है 7.25। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 87.25 मीटर। ये हमें पता चल गई टोटल हाइट, यानी कि इस हाइट को कैलकुलेट करना इसलिए जरूरी था कि हमें ये पता होती, ये हमने H कैलकुलेट किया है, टोटल 87.25 मीटर। अब हमें पता चल गया कि इसने हाइट कितनी कवर की। अब इस हाइट को यूज करते हुए हम ये पता लगाएंगे कि ऊपर से नीचे तक आने में इसको टाइम कितना लगा, वो हमारा होगा T2, क्योंकि ऊपर जाने वाला टाइम हमें पता है T1। अब ऊपर से टोटल नीचे तक आने वाला टाइम हमें कैलकुलेट हो जाए तो हम दोनों टाइम्स को प्लस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक काम करें, फिलहाल ये अपवर्ड मोशन हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम जाएंगे डाउनवर्ड मोशन के लिए। डेटा बनाऊंगा, तो रब करने से पहले आप ये अपवर्ड मोशन वाली जो सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया है इसको टोटल नोट कर लें, फिर हम चलते हैं आगे। तो अपवर्ड मोशन को सॉल्व करने के बाद अब हम चलते हैं पैकेज के डाउनवर्ड मोशन की तरफ। तो देखें यहाँ पर मैंने अपवर्ड लिखा हुआ था, अब इसकी जगह आ जाएगा डाउनवर्ड मोशन। अब डाउनवर्ड मोशन का डेटा बनाएंगे और सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ द पैकेज। अच्छा, डाउनवर्ड मोशन में एक बात याद रखिएगा, अब पैकेज जो है वो पॉइंट बी से सी की तरफ आ रहा है। पैकेज थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा रुका और उसके बाद नीचे आएगा। अच्छा, अब बी से सी तक ये सेपरेट मोशन है, बिल्कुल डाउनवर्ड ना। अच्छा, अब जब वो बी से सी की तरफ आएगा तो वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। याद रखिएगा, कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है।
ठीक है ना। जब ड्रॉप किया गया था तो उस वक्त वो पैकेज ऊपर की तरफ जा रहा था हेलीकॉप्टर के साथ, तो ड्रॉप करते वक्त उसके पास इनिशियल स्पीड थी और फाइनल स्पीड ऊपर जाने के बाद जीरो हो गई। ये था अपवर्ड। अब डाउनवर्ड मोशन में वो बी से सी की तरफ आ रहा है, तो क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो रेस्ट से जो भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होती है, जीरो होती है। तो इस बार डाउनवर्ड मोशन के लिए इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, यह आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फाइनल स्पीड की जरूरत नहीं है यहां पर हमारे पास। हाँ, हमें यह पता है कि हाइट क्या है, टोटल हाइट। टोटल हाइट, हाइट कितनी है, बी से लेकर सी तक जो टोटल कवर करेगा नीचे आते वक्त 87 मीटर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, टाइम, टोटल टाइम। अच्छा, टोटल टाइम के लिए हमें क्या चाहिए, T1 हमने कैलकुलेट कर लिया और T2 हमें कैलकुलेट करना है, जो कि हम फाइंड करने जा रहे हैं अब। T2 यानी कि नीचे आने वाला टाइम, बी से लेकर सी तक वाला टाइम जो होगा। तो जनाब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए अब क्योंकि हमें हाइट पता चल गई, तो हमारे पास हाइट का और टाइम का रिलेशन जो आता है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें हाइट और टाइम दोनों आते हो, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट में टाइम आता है तो हाइट नहीं आता, थर्ड में हाइट आता है तो टाइम नहीं आता। सो द ओनली इक्वेशन जो हम यूज कर सकते हैं वो कौन सी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। किसके लिए, डाउनवर्ड टाइम के लिए। तो जनाब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, अब क्योंकि प्लस लगाएंगे, अब माइनस लगाएंगे क्योंकि अब डाउनवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड मोशन में जी की वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो मैं जीरो पुट करूंगा। टाइम हमें नहीं पता नीचे आने वाला टाइम कितना है, तो जीरो मल्टीप्लाई करेगा तो ऑलरेडी वो जीरो हो जाएगा ना। वैल्यूज पुट करते हैं। हाइट की वैल्यू कितनी गिवन है, ये रही 87.25 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो इंटू टी प्लस हाफ, हाफ रहेगा, जी की वैल्यू 9.8 और साथ में ये आ गया टी स्क्वायर। ये कौन सा स्क्वायर है, ये कौन सा टाइम है, T2, नीचे आने वाला टाइम T2 लगाएंगे इसके साथ ना। अच्छा, इसको सेम रहने देते हैं। 87.25 इज इक्वल टू, ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, 9.8 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.9, ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 4.9 और साथ में कौन है T2 स्क्वायर। तो जनाब T2 फाइंड करना है तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पर आके डिवाइड करेगा। सो 87.25 के अपॉन में आ जाएगा 4.9 इज इक्वल टू, और यहां बचेगा T2 और स्क्वायर डिवाइड करेंगे। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक तरफ लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडिकल करते हैं ना। तो जनाब सबसे पहले अगर हम डिवाइड करेंगे 87.25 को 4.9 से, तो हमारा आंसर आएगा 17.8। 17.8 तो यहां पर आ जाएगा 17.8 इज इक्वल टू, यहां पर कौन है T2 स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करते हैं तो क्या करते हैं, टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी रेडिकल आ जाएगा 17.8 पर और साथ साथ T2 के ऊपर भी रेडिकल आ जाएगा। T2 के ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है ना, स्क्वायर ही तो खत्म करना है हमें। तो अब हमें स्क्वायर करना है किसका, वैल्यू का। जब वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, चेक करते हैं। 17.8 का रेडिकल 4.2, 4.2। तो हमें, अच्छा स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, तो हमें पता चला T2 कितना आ रहा है 4.2 सेकेंड्स। हमारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। इसको A से B तक जाने में टाइम कितना लगा, 1.2 सेकेंड्स। इसको B से नीचे तक आने में कितना टाइम लगा, 4.2 सेकेंड्स। ये हमारा सेकंड टाइम था। अब हमें टोटल टाइम पता लगाना है ना। टोटल टाइम के लिए हम क्या करेंगे, T1 को T2 से ऐड कर देंगे, T1 को T2 से ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा टोटल टाइम। सो द टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन बाय द पैकेज to reach
टोटल टाइम लिख रहा हूं मैं, टोटल यानी कि जब से ड्रॉप किया गया, ड्रॉप के बाद टोटल टाइम कितना लगेगा टू रीच द ग्राउंड इज। तो टोटल टाइम के लिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों टाइम्स को ऐड करेंगे, t1 प्लस t2। सो t इज इक्वल टू t1 कितना था 1.2 प्लस t2 कितना है 4.2। तो जनाब t कितना आ गया हमारे पास 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 5.4 सेकेंड्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। प्रॉब्लम 1 फाइनली कंप्लीट हो गई है। मैंने कहा था कि लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। आप नोट करें कि जो सॉल्यूशन हम करते जा रहे थे वो कितना कितना कम था। ये देखो, हमें हाइट कैलकुलेट करनी थी, हाइट वाला पोर्शन यहाँ पर आके खत्म, सॉरी हमें टाइम कैलकुलेट करना था, ये वाला टाइम वाला पोर्शन यहाँ पर आके खत्म हो गया। इसी तरीके से अपवर्ड मोशन के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स थे, छोटे छोटे पार्ट्स ज्यादा थे, इस वजह से ये प्रॉब्लम आपको लेंथी लगी, वरना प्रॉब्लम बहुत आसान है। तो हमने कैसे किया इसको, दो पार्ट्स के अंदर, अपवर्ड मोशन अलग और डाउनवर्ड मोशन अलग। समझ आई बात। तो उस पैकेज को टोटल टाइम कितना लग रहा है ग्राउंड तक पहुंचने में, जब उसको ड्रॉप किया गया, यहां से ड्रॉप किया गया तो ये 1.2 सेकंड्स ऊपर जाने में ले रही है और फिर 4.2 सेकंड्स नीचे आने में ले रही है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 5.4 सेकंड्स। नोट करें। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 रीड कर रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि 2 tug boats are towing a ship, each exerts a force of 6000 न्यूटन। यानी कि दो टग बोट्स हैं और वो एक बड़े शिप को टो कर रही हैं, मतलब वो शिप खराब हो गया या नया बना हुआ या इंजन नहीं फिट हुआ, कुछ भी है, उस बड़ी शिप को दो छोटी छोटी टग बोट्स जो हैं वो टो करते हुए लेके जा रही हैं। और ये दोनों टग बोट्स उस शिप के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं वो कितनी कर रही हैं 6000 न्यूटन ईच। एंड द एंगल बिटवीन द टू रोप्स इज 60 डिग्री। मतलब जाहिर सी बात है जो टो करेंगी वो किसी ना किसी रोप से, किसी रस्सी से करेंगी ना, तो उन दोनों रस्सी, मैं आपको डायग्राम से भी समझाता हूं, जो रोप्स हैं उनके दरमियान जो एंगल गिवन है वो 60 डिग्री गिवन है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। आसान प्रॉब्लम है, देखें मैं आपको पहले डायग्राम से समझाता हूं। हमारे पास कंडीशन ये गिवन है कि एक बड़ी शिप है, मैं शिप नहीं बना रहा, मैं यहां पर एक बॉक्स बना देता हूं, ये शिप है, मैं लिख देता हूं अंदर ये शिप है, ठीक है। और इस शिप को दो छोटी टग बोट्स टो करती हुई लेके जा रही हैं, एक रोप ये रही और एक रोप ये रही, और यहां पर बना देता हूं एक टग बोट ये रही, ठीक है, ये टग बोट है और दूसरी टग बोट ये रही। ये दोनों टग बोट्स इस शिप को टो करते हुए, यानी कि फोर्स ऐसे लगा रही है और ये इसको मतलब ये टग बोट यहां की तरफ जा रही है और ये टग बोट भी इस तरफ जा रही है, मतलब इसको टो करते हुए लेके जा रही है शिप को। अच्छा, इन दोनों के दरमियान, इन रोप्स के दरमियान जो एंगल आपको गिवन है वो कितना गिवन है 60 डिग्री। ये जो फोर्स लगा रही है खींचने में, वो फोर्स आपको गिवन है कितनी, मतलब ये फोर्स है 6000 न्यूटन, और ये भी जो खींचने में फोर्स लगा रही है वो भी कितनी गिवन है 6000 न्यूटन। समझ आई बात। ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। एक शिप, लेट्स सपोज एक शिप है, उस शिप को एक रस्सी से बांध दिया दूसरी टग बोट से और एक रस्सी से बांध दिया एक और टग बोट से, वो दोनों जा रही हैं, तो मतलब ये दोनों टग बोट्स उस शिप को ऐसे फोर्स लगा के खींच रही हैं, ठीक है। तो वो शिप इस तरीके से जाएगी, सामने इसके, इनके साथ ऐसे सामने की तरफ जाएगी। अच्छा, एक फोर्स लग रही है इस तरफ, एक फोर्स लग रही है इस तरफ, अलोंग द रोप्स। जाहिर सी बात है जहां रस्सियां जाएंगी उसी के अलोंग फोर्स लगेगी ना, तो अलोंग द रोप्स एक फोर्स की डायरेक्शन ये रही और एक फोर्स की डायरेक्शन ये रही, यानी कि देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द शिप। और इन दोनों फोर्सेस के दरमियान आपको देखो, ये नहीं कहा गया कि फोर्सेस के दरमियान एंगल, इनडायरेक्टली आपको बताया गया कि इन दोनों रोप्स के दरमियान जो एंगल है, रोप्स, तो भाई रोप्स के जरिए ही तो फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ना, ये इन दोनों फोर्सेस के दरमियान आपको एंगल गिवन है। सो 60 डिग्री इज बेसिकली द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। दो फोर्सेस हैं तो एक को हम F1 कह देंगे और एक को हम F2 कह देंगे। अब आपको बताना क्या है, इन दोनों फोर्सेस यानी कि F1 और F2 जो कि एक्ट कर रही हैं 60 डिग्री ऑन द शिप, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स शिप पर क्या होगा, आपने रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है। डेटा बनाते हैं पहले और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। वेक्टर वाले चैप्टर की प्रॉब्लम है ये, वेक्टर्स। तो चैप्टर तो पहले हुआ करता था, लेकिन अब ये समझ लें वेक्टर्स वाला जो टॉपिक था, एडिशन ऑफ वेक्टर्स वाला, उसकी प्रॉब्लम है बेसिकली ये। सो गिवन, गिवन हमें क्या है, पहले सबसे पहले वो लिखते हैं। तो जनाब हमें गिवन है फोर्सेस force exerted by two tugboats। सबसे पहले आपको ये गिवन है
मैं ये कहूंगा कि दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो आप लिखेंगे F1 उतनी ही है जितनी F2, और ये कितनी गिवन है 6000 न्यूटन ईच, लिखा हुआ साफ साफ प्रॉब्लम के अंदर। एंगल बिटवीन द रोप्स कहा गया था प्रॉब्लम में, लेकिन अब मैं एंगल बिटवीन द रोप्स नहीं कहूंगा, मुझे पता है रोप्स के अलोंग फोर्स है, तो मैं लिखूंगा एंगल बिटवीन द फोर्सेस। तो सेकंड क्या गिवन है, एंगल बिटवीन फोर्सेस, यानी कि थीटा आपको गिवन है, और कितना 60 डिग्री। आपसे पूछा क्या जा रहा है, रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है, रिजल्टेंट फोर्स। बताओ शिप पर, आपको पता है शिप को ऐसा ही नहीं लगेगा कि शिप के ऊपर टोटल 12,000 न्यूटन फोर्स लग रही है, क्योंकि 6,000 इस तरफ 6,000 इस तरफ, नहीं, ये वेक्टर्स हैं। इसी वजह से वेक्टर्स को हम पढ़ाते हैं कि अगर दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना हो, वो किसी पर्टिकुलर एंगल पर हो, तो आप डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते। आपसे पूछे बताओ टोटल फोर्स क्या होगी, कहीं अगर ये एमसीक्यूज आ जाता, आप फौरन बोलते 12,000 6,000 ऐड करें टोटल आ जाएगा 12,000, और 12,000 पे आप टिक कर देते, गलत हो जाता। ये वेक्टर्स हैं, वेक्टर अलजेब्रा है, यहां पर आप अलजेब्रिक मेथड्स के जरिए आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 6,000 इनका रिजल्टेंट, यानी कि वो शिप 6,000 और 6,000 इनको एक्सपीरियंस नहीं करेगी। अब हम इनके रिजल्ट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जिसको हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। कैपिटल एफ को हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा जनाब, हम किस वाले फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एक्चुअली जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम मेथड, या एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। और उसमें हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, डिराइव करते हैं। पूरा ये टॉपिक मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर आपने इस चैप्टर काइनेमेटिक्स चैप्टर का ये वाला टॉपिक पढ़ना हो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसका फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं बाय पैरेललोग्राम लॉ या मेथड, तो ये टॉपिक आप सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसमें से अच्छे से डेरिवेशन सीख सकते हैं। एक एक स्टेप मैंने समझाया कि हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज नाउ, जो हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, यहां पर सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं यहां पर क्या लिखने जा रहा हूं कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो रिजल्टेंट फोर्स on the ship is calculated by, हाँ भाई, is calculated by फॉर्मूला कैपिटल एफ। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेशन के बाद आता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 टाइम्स F2 एंड कॉस थीटा। इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब कंप्लीट होगा। होल रेडिकल, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट। अब हमें पता कैसे चलता है, याद रखिएगा, जब भी आपको दो वेक्टर्स गिवन हो, फोर्स इज आउट द वेक्टर, फोर्स वेक्टर होती है। अब मेरी बात सुने, जब भी आपको दो वेक्टर्स गिवन हो, यानी कि वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स गिवन हो और उनके दरमियान एंगल गिवन हो, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, यानी कि 6,000 मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, 6,000 मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। जब भी आपको दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स गिवन हो और उनके दरमियान आपको एक एंगल गिवन हो, और अगर आपको उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट पूछे, तो हमारे पास यही फॉर्मूला है, इससे हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा, ठीक है। अच्छा, वेक्टर्स होते तो हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन यहां पर वेक्टर्स फोर्सेज हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। समझ आई बात। तो एक्चुअली हम वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं, वेक्टर्स के जरिए फॉर्मूला बनाते हैं। अब वेक्टर जो है वो वेलोसिटी भी हो सकती है, यहां पर आ सकता था v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। वेक्टर जो है वो फोर्सेस भी हो सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम में वेक्टर नहीं बल्कि वेक्टर की जगह फोर्स लिया गया, तो हमने फॉर्मूला क्या लिख दिया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो लेट्स बिगिन। F1 भी 6,000, ये भी 6,000, तो सबसे पहले 6,000 और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस अगेन 6,000 और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 6,000 और 6,000 मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 6,000 अगेन मल्टीप्लाई 6,000 और मल्टीप्लाई कॉस, एंगल कितना है फोर्सेस के दरमियान, 60 गिवन है, सब कुछ गिवन है, 60 डिग्री, और ये आ गया होल रेडिकल। गॉट इट, यस सर, गॉट इट।
अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई और cos 60 निकालना है। तो 6 6 36, स्क्वायर करने का तरीका आसान, 6 6 पहले लिख दो आप 36, 3 जीरो है तो 3 जीरो का स्क्वायर 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, जितने भी जीरो हो स्क्वायर लगा हुआ हो तो जीरो डबल हो जाते हैं, अगर 2 होते हैं तो अब 4 हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ 6 6 36, 3 जीरो है तो ये होगा 6 जीरो, प्लस अगेन सेम 6 6 36, 3 जीरो के कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, प्लस, अच्छा अब प्लस के बाद 6 6 36, 36 2 72, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 36 एंड 36 2 72, यह आ गया 72, और उसके बाद अब आप टोटल जीरो काउंट कर लो, टोटल कितने, 6 ये रहे, ओ सॉरी 3 ये रहे, 3 ये रहे, तो 1 2 3 4 5 6, इनटू को मैं ब्रैकेट में करके लिख देता हूं, cos 60 की वैल्यू होती है 0.5, 0.5 ये कांस्टेंट है, इसको आपको याद रखनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपके एमसीक्यू सॉल्विंग अच्छी हो। तो कुछ हमारे पास एंगल्स होते हैं जिनके आपको साइन की, कॉस की, इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, जैसे कि 60 डिग्री का जो कॉस होता है वो हमेशा 0.5 होता है। चले अब क्या करते हैं, इसको इससे और इसको इससे ऐड कर दें, ऐड कर दें, ऐड कर दें, नहीं भाई ऐड नहीं करना, तीनों को ऐड नहीं करना, हम सिर्फ इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर ना, इस किस्म के इस फॉर्मूले के अंदर ही मिस्टेक करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। इस वाले को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इस वाले के साथ ये मल्टीप्लाई में, पहले ये मल्टीप्लाई होगा फिर ये इन दोनों के साथ ऐड होगा, समझ रहे हैं? तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड नहीं करिएगा, पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद ऐड होगा। तो 36 प्लस 36 कितना बनेगा, 72, और कितने जीरो, 3 4 5 6, प्लस, अच्छा 72 और इतने जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5, 0.5 एक ऐसा नंबर होता है जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उसको हाफ कर देता है, तो 72 का हाफ कितना होता है, 36, ऐसा है। तो 36 और साथ में कितने जीरो, ये 6 जीरो, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो इतना आया। अच्छा अब हमें जो है इन दोनों को फाइनली ऐड करना है, जब हम इन दोनों को फाइनली ऐड करेंगे तो उसके बाद रेडिकल निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 72 और 36, 72 प्लस 36 108, 108, और जीरो कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया इसके अंदर। और फाइनली इसके बाद जब आप इस वैल्यू का रेडिकल निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है। तो इसका जो रेडिकल निकल रहा है दैट इज 10392 न्यूटन। ये हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर आ गया है। इसको मैं कर देता हूं ब्लैक बॉक्स के अंदर, ये हमारा आंसर है। तो अगर 6000 न्यूटन 60 डिग्री एंगल पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करे फोर्सेस, तो उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमेशा कितना होगा, 10392 न्यूटन। तो इस शिप पर ना तो इतनी फोर्स लग रही होगी ना इतनी लग रही होगी, बल्कि ये शिप इन दोनों का जो रिजल्टेंट एक्सपीरियंस कर रहा होगा कि इस शिप को एक्सपीरियंस होगा कि मुझ पर टोटल इतनी फोर्स लग रही है, तो वो कितनी है, 10392 न्यूटन। यानी कि शिप ना 6000 एक्सपीरियंस कर रही है, शिप ना 6000 एक्सपीरियंस कर रही है, शिप ना तो 12000 एक्सपीरियंस कर रही है, बल्कि शिप इज एक्सपीरियंसिंग द फोर्स ऑफ 10392 न्यूटन। समझ आई बात? सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2। नोट करें इसको, फिर चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। चलते हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। और प्रॉब्लम नंबर 3 जो है मैं रीड करके बता रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होती है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बढ़ती हुई स्पीड के साथ, एक्सेलरेशन का मतलब बढ़ती हुई स्पीड के साथ, ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर्स। आपसे पूछ रहा है कि वो आपको ये बता रहा है कि वो जो स्टार्ट हुई उसके बाद वो जो अपने 5th सेकेंड पर थी, 5th सेकेंड में उसने कवर किया डिस्टेंस 36 मीटर। 5 सेकेंड्स में नहीं, 5th सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर किया 36 मीटर। ये मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। पूछना क्या चाह रहा है, कैलकुलेट, दो चीजें। नंबर 1 पे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन बताओ कितनी थी कार की, और नंबर 2 पे लिखा हुआ है
द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। ड्यूरिंग दिस टाइम का मतलब 5 सेकंड में। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कैलकुलेट द डिस्टेंस ड्यूरिंग दिस टाइम। टोटल टाइम कितना जिक्र था, 5 यानी कि 5 सेकंड्स में वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, अगर वो 5 सेकंड में 36 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। डायग्राम से समझाता हूं, आपको ज्यादा समझ आएगा। देखें लेट्स सपोज हमारे पास एक ये ट्रैक है, ये आ गया हमारे पास एक ट्रैक, ठीक है, कार का ट्रैक है, और इस पे मैं डिफरेंट मार्क्स कर देता हूं। जैसे लेट्स सपोज ये 0 सेकंड, इसके बाद ये आ गया 1 सेकंड, ये आ गया 2 सेकंड, ये आ गया 3 सेकंड, ये आ गया 4 सेकंड, और ये आ गया 5 सेकंड। ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा और सही तरह बनाना क्या है सही तरीके से के, यहां से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स, 4 सेकंड्स और 5 सेकंड। आप बोलेंगे सर डिफरेंट क्यों बना रहे हैं आप? ये डिफरेंस इस वजह से बना रहा हूं क्योंकि एक्सेलरेशन के साथ है ना, तो हर सेकंड जो है वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करती जाएगी। उसकी हर सेकंड वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ना, तो उसका हर सेकंड डिस्टेंस कवर होना भी ज्यादा होता जाएगा। शुरू के 1 सेकंड में सबसे कम डिस्टेंस होगा, फिर अगले सेकंड में डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी, फिर और ज्यादा कवर करेगी, फिर और ज्यादा। तो ये कॉन्सेप्ट से पता चलता है आपको, उसने लिखा हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बढ़ती हुई स्पीड के साथ गाड़ी जा रही है। ठीक है, अच्छा हमें पता है गिवन क्या है, ये वाला डिस्टेंस गिवन है 5th सेकंड। देखो ये यहां से लेकर यहां तक ये 1st सेकंड है, ये यहां से यहां तक 2nd सेकंड है, ये इसका 3rd सेकंड है, ये इसका 4th और ये इसका 5th सेकंड है, यानी कि 4 से लेकर 5 तक ये इसका 5th सेकंड है। तो उसने कहा कि उस कार ने अपने 5th सेकंड के अंदर 36 मीटर डिस्टेंस कवर किया, यानी कि 36 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ये वाला जो डिस्टेंस आपको गिवन है, ये वाला, ये कितना गिवन है, 36 मीटर। अच्छा आपने कैलकुलेट क्या करना है बताओ, यहां से लेकर यहां तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। इस वाले डिस्टेंस को हम कह देते हैं लेट सपोज S5 कह देते हैं, लेट सपोज, नहीं S5 नहीं कह रहे, इसको हम S1 कह देते हैं, टोटल है ना ये, इसको हम S1 कह देते हैं। और एक डिस्टेंस हम और इमेजिन कर लेते हैं 4 वाला, इसको हम कह देते हैं S2, 4 सेकंड्स तक वाला डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब नोट करिएगा है क्या कहानी। आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ कि कार का 5th सेकंड में डिस्टेंस 36 मीटर है। 5th सेकंड का मतलब इसने टोटल सेकंड्स का जिक्र कितना किया, 5 सेकंड है टोटल। 5th सेकंड का डिस्टेंस आपको गिवन है 36, बताओ टोटल डिस्टेंस कितना होगा। 0 से लेकर 5 सेकंड्स में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, आपने ये कैलकुलेट करना है, और साथ साथ कार की एक्सेलरेशन कितनी है वो कैलकुलेट करनी है। ये सिनेरियो है असल में ना। अच्छा अब इसको कैलकुलेट कैसे हम कर सकते हैं, हम कैलकुलेट इसको ऐसे करेंगे, देखो हम यहाँ पर 2 डिस्टेंसेस का जिक्र करेंगे। एक ये S1 यानी कि टोटल 5 सेकंड्स वाला जो हमें कैलकुलेट करने को बोल रहा है वो, ठीक है, या इसको हम सिंपल S भी कह देते हैं। S5 मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि जो 5th सेकंड वाला डिस्टेंस है ना, 5th सेकंड वाला डिस्टेंस, इसको हम S5 कहेंगे। ये जो टोटल डिस्टेंस है ना 0 से लेकर 5 तक, इसको हम सिर्फ S कह देते हैं क्योंकि हमारे टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा इस वाले को हम S2 कह देते हैं, इस वाले को हम बल्कि S2 नहीं बल्कि इसको हम कह देते हैं S1 कह देते हैं। ठीक है, S1 भाई आपकी मर्जी है, आप S1 S2 S3 कह दें, आपकी मर्जी है, अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप जो पैरामीटर लगाना चाहें आप वो कर दिएगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, S1 S2 S3 S5 S4 इसमें कंफ्यूज, सारी कहानी क्या है आपको समझ आनी चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, सॉल्यूशन मैटर करता है। ये पैरामीटर्स यानी कि क्या डिसाइड कर रहे हैं ये मैटर नहीं करते। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप जो लिखना चाहें S1 S2 S3 S4 S5 वो आप लिख दिएगा, मैं यहाँ पर अपने हिसाब से लिख रहा हूं। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाता जाऊंगा तो आप अपने हिसाब से उसको लिख लीजिएगा। तो अच्छा हमें ये कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने। अच्छा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें यहाँ पर 2 डिस्टेंसेस को डिस्कस करना पड़ेगा। एक यहां से लेकर यहां तक वाला, ये तो है S यानी कि टोटल 5 सेकंड्स वाला, और एक हमें डिस्कस करना पड़ेगा S यानी कि 4 सेकंड्स तक वाला। ये 2 डिस्टेंसेस हम डिस्कस करेंगे। मतलब अगर मैं इस टोटल वाले में से 4 वाले को माइनस कर दूंगा तो मुझे एक्चुअली मिल जाएगा 36 मीटर वाला ना। तो इसी इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि गाड़ी की एक्सेलरेशन कितनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं ताकि आपको कहानी आहिस्ता आहिस्ता समझ आए। सबसे पहले मैं यहां पर बताऊंगा गिवन क्या है।
गिवन में सबसे पहले आपको कहा गया है डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड। सबसे पहले गिवन है डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड, यानी कि आपको S5 की वैल्यू गिवन है। S5 का मतलब डिस्टेंस इन 5th सेकंड 36 मीटर। अच्छा, फिर आपको क्या गिवन है, एक चीज और क्या गिवन थी इस प्रॉब्लम के अंदर, आपको कहा गया है 36 मीटर नहीं, बाकी इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। इनिशियल स्पीड गिवन है। इनिशियल स्पीड कितनी गिवन है, 0, क्योंकि वो गाड़ी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। इनिशियल स्पीड VI ऑफ द कार इज 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। अच्छा, यहां तक बात क्लियर है। अब बाकी हमें लिखना क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स, ये रिक्वायर है, तो रिक्वायर को सबसे एंड में लिख देते हैं। रिक्वायर्ड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स। देखो 5th सेकंड में और 5 सेकेंड्स में फर्क है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 5th सेकंड का मतलब है ये वाला डिस्टेंस, खाली 5th सेकंड वाला डिस्टेंस ये है, और 5 सेकेंड्स वाला डिस्टेंस है टोटल। 5 सेकेंड्स वाला डिस्टेंस टोटल है, और 5th सेकंड वाला मतलब सिर्फ उस 5th सेकंड की बात कर रहा है वो। तो ये जो 36 है ये है 5th सेकंड वाला, और ये जो कैलकुलेट करना है कौन सा, 5 सेकंड। इसी वजह से मैंने 5 वैसे नहीं लिखा 5 करके, मैंने यहां पर लिखा हुआ है स्पेलिंग्स के अंदर। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर एक इक्वेशन बनाऊंगा। यहां पर आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, फिर 2 इक्वेशंस को आपने इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं एक इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहा हूं। डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 seconds, not 5th, 5 seconds is। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 सेकंड्स। भाई हमें जो है वो 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसकी इक्वेशन कौन सी यूज करनी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस का जिक्र नहीं होता। इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 है। फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं आता, सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस आता है और टाइम के साथ आता है, थर्ड इक्वेशन में डिस्टेंस आता है लेकिन टाइम नहीं होता, तो हमें सेकंड इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 सेकंड्स इज measured by using second equation of motion। second equation of motion, ठीक है। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। S फाइंड करना है, S को ऐसे रहने दो। इनिशियल स्पीड 0 है, मल्टीप्लाई बाय T हमें पता नहीं है, बल्कि T हमें पता है, तो यहाँ पर 5 पुट कर देते हैं। लिखा हुआ ना 5 सेकंड्स, भाई टाइम गिवन है। प्लस हाफ को हाफ रहने दो, A की वैल्यू हमें नहीं पता तो A रहेगा, और बाकी T की वैल्यू 5 है, और 5 के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये आ गया 5 के ऊपर स्क्वायर। ये पोर्शन 0 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। बाकी बचा हुआ क्या है, हाफ A, और A के साथ मल्टीप्लाई में 5 5 जा 25। 25 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25 का हाफ कितना होता है, 12.5। तो S इज इक्वल टू 12.5 A, या चलो A 12.5। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 वो इस वजह से क्योंकि हमें यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता। अगर पता होती, पुट करते हमें डिस्टेंस पता चल जाता, इसी वजह से इसको हमें इक्वेशन कहना पड़ा। अब इसी तरीके से यही सेम सॉल्यूशन करना पड़ेगा, कौन से के लिए, इस 4 सेकंड्स के लिए। डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 4 सेकंड्स। दोबारा सॉल्व करेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 2 बनेगी, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन नहीं पता। फिर इन 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, अब हम चेक करते हैं। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा सिमिलरली। हाँ नीचे लिख देता हूं ताकि हमारे पास स्पेस बचा रहे। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड इन
या बाय कार इन 4 सेकेंड्स, फोर्थ नहीं 4 सेकेंड्स इज, मैं चेक कर लेता हूं कि ये कट तो नहीं हो रहा नीचे से, मैंने लिखा क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 4 सेकेंड्स, परफेक्ट है। अच्छा, अब इक्वेशन सेम रहेगी, हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमें फाइंड करना है, वी आई 0 है, टाइम क्योंकि हम 4 सेकंड्स की बात कर रहे हैं 4 आ जाएगा, हाफ हाफ रहेगा, ए हमें नहीं पता, टाइम 4 है और 4 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो 0, बाकी बचेगा क्या, हाफ, और ए हमें नहीं पता, और मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, 16 को हाफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 16 का हाफ 8 होता है, तो एस इज इक्वल टू ए 8 या 8a कर देते हैं इसको, 8a, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको 12.5a कर देते हैं, 12.5a। अब दो इक्वेशंस है ना, हमें इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 5 वाले में से 4 वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिएगा 5 वाले में से अगर मैं 4 वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर क्या आना चाहिए, 36, और से सुनिएगा, अगर मैं 5 सेकंड्स में जो डिस्टेंस कवर हुआ इस वाले डिस्टेंस में से इस 4 सेकंड्स वाले डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो ऑब्वियस बात है ये बचेगा ना 36, तो ये हमारे पास एक्चुअली जो है वो आना चाहिए। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट देखिएगा, स्टेटमेंट ये आ जाएगी कि डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मतलब अगर मैं इस 5th सेकंड को फाइंड करना चाहूं तो इक्वेशन क्या बनेगी, इस वाले डिस्टेंस में से इस वाले को माइनस कर दो, यानी कि s में से s1 को माइनस कर दो, तो देखें 5th सेकंड वाला डिस्टेंस यानी कि s5 आपको जब मिल सकता है जब आप टोटल में से माइनस कर दो 4 वाला डिस्टेंस, ऐसा ना, ये टोटल है, ये टोटल को मैंने s लिखा हुआ है, टोटल वाले में से अगर 4 सेकंड्स वाला डिस्टेंस मैंने s1 लिखा हुआ है, अगर मैं s में से s1 को माइनस कर दूं तो आपको क्या मिल जाएगा, s5 यानी कि 5th सेकंड वाला डिस्टेंस, तो 5th सेकंड वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल में से 4 सेकंड्स वाला डिस्टेंस माइनस कर दो। अगेन बताया 1 और 5 के पीछे कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, वैल्यूज पुट करते हैं ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। s5 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है भाई, ये तो गिवन है ना s5, देखो s5 कितना है 36, 5th सेकंड वाला, तो 36 इज इक्वल टू, टोटल हमें पता नहीं है फाइंड करना है, बल्कि नहीं वैल्यूज पुट करते हैं ना यार, 5 सेकंड्स वाला डिस्टेंस ये ना s, और ये 4 वाला है s1 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 है ना, तो 5 सेकंड्स वाला हमें डिस्टेंस पता है कितना है 12.5a, 12.5a माइनस s1 कितना है यानी कि 4 सेकंड्स वाला डिस्टेंस 8a, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो 36 इज इक्वल टू a कॉमन आ जाएगा, बाकी ब्रैकेट में बचेगा 12.5 माइनस 8, 12.5 में से 8 निकाल देंगे हम, हाँ भाई 12 में से, सॉरी कंडीशन हमारे पास क्या आ रही है, कैलकुलेटर से करते हैं, 12.5 माइनस 8 4.5, यह आ जाएगा 4.5 यानी कि a 4.5, और ये 4.5 मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके डिवाइड करेगा, तो 36 डिवाइडेड बाय 4.5 इज इक्वल टू a, यहां से आपको एक्सेलरेशन मिलने जा रही है, ऐसा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम 36 को डिवाइड कर देंगे 4.5 से, 8 एक्सेलरेशन आ गई है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा पहला आंसर आ गया भाई। रिक्वायर में आपने यहाँ पर जो है दो चीजें लिखनी थी ना, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड्स, एक हमें s फाइंड करना था और एक हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी ना, रिक्वायर में एक्सेलरेशन भी तो आएगी, हमें दो चीजें फाइंड करने को कहा था, ठीक है, एक ये फाइंड करने को कहा था और एक ये फाइंड करने को कहा था, बी, तो हमने ए वाला पोर्शन फाइंड कर लिया है, कार की एक्सेलरेशन कितनी आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब हमें ये 5 सेकंड्स वाला डिस्टेंस फाइंड करना है टोटल s, तो हमें ऐसा करने के लिए देखो इक्वेशन बनी हुई है ना, इस a की वैल्यू अगर मैं 8 पुट कर दूं यहां पर, 8 को 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म बात,
तो इसको कर लेते हैं। पहले काम ही करें, जितना सॉल्यूशन मैंने अभी आपको करवाया है इस सॉल्यूशन को नोट करें, फिर हमें कुछ नहीं करना। अगर मैं यहाँ पर रोक भी दूं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ भी चला जाऊं, तो आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सॉरी डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड्स वैसे कैलकुलेट हो चुका है। आपने सिर्फ क्या करना है, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए, मैं लिखता हूं यहां पर, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, 8 मीटर पर सेकंड, 8 पुट कर दो, खाली 8 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाय 12.5, 100। डिस्टेंस कितना कवर होगा, 100। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी वो 100 आ जाएगी। तो मैं एक काम ही करता हूं, यहां पर इसको सॉल्व कर देता हूं, आप इसको नोट कर लिएगा। तो s इज इक्वल टू 12.5 इंटू 8 और s इज इक्वल टू 100 मीटर। ये हमारा दूसरा आंसर लिखा हुआ है यहां पर। तो ये दोनों आंसर्स आ गए। एक्सेलरेशन कार की कितनी थी, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 5 सेकंड्स के अंदर, 5 सेकंड्स में कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 मीटर। इसको नोट करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 के बाद प्रॉब्लम नंबर 4। अच्छा, रीड करता हूं, इसमें लिखा हुआ है कि शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विद एग्जांपल्स। मतलब इसमें आपने शो करना है, प्रूव करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, और प्रोजेक्टाइल मोशन की वीडियो मौजूद है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक चीज़ बारीक से बारीक चीज़ को जो है मैंने डिस्कस करके बताया है। प्रोजेक्टाइल मोशन की वीडियो अवेलेबल है, अगर आप पढ़ना चाहें कि फॉर्मूला कैसे बनते हैं, रेंज का, मैक्सिमम हाइट का, टाइम टू रीच द मैक्सिमम, बहुत एक वेस्ट ये टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं, बड़ा कॉन्सेप्चुअली मैंने उसके अंदर पढ़ाया हुआ है। तो जनाब चलते हैं, फिलहाल मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ ना, आपसे रेंज का पूछ रहा है, आप प्रूव करें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर रेंज प्रोजेक्टाइल की सेम होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स जिनका सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर आ जाए, मतलब θ1 प्लस θ2, ये दो एंगल्स हो, इन दोनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री के बराबर आ रहा है तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेट्स सपोज अगर एक एंगल है 30 डिग्री और एक एंगल है 60 डिग्री, तो 60 प्लस 30 डिग्री कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री इन दो एंगल्स को कहूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बस ये प्रूव करना है आपने। तो सबसे पहले एक काम ही करते हैं, यहाँ पर आपने सपोज करना होगा, वैसे आपके पास एंगल्स बहुत सारे हो सकते हैं, आप 10 और 80 इमेजिन कर लो। पहला एंगल 10, दूसरा एंगल 80, 80 प्लस 10 करोगे तब भी 90 डिग्री आंसर आएगा, है ना। तो इफ द सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन सच एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। अच्छा, अब इमेजिन करना पड़ेगा भाई हमें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इमेजिन कर लेता हूं कि θ1 प्लस θ2 बराबर आना चाहिए 90 डिग्री के। तो θ1 एंड θ2 आर said to be complementary angles। ठीक है, ये मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दी। अगर θ1 और θ2 का सम 90 डिग्री के बराबर आ रहा है तो θ1 और θ2 को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इमेजिन कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि θ1 जो है वो है 30 डिग्री एंड θ2 जो है वो है 60 डिग्री। ये हम इमेजिन कर लेते हैं ना। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप कोई से भी ऐसे दो, जैसे मैंने बताया 10 और 80 का सम भी 90 है, इससे भी सॉल्व कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। 45 और 45 इन दोनों का सम भी कितना होता है, 90, तो आप 45 से भी सॉल्व कर सकते हो, सिंपल। इसी तरीके से एक आप ले लो, क्या नाम है, 40, एक आप ले लो 50, इनसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये आप कोई से भी दो एंगल्स ले लो जिनका सम 90 डिग्री के बराबर है। बाकी तरीका मैं आपको बता रहा हूं, प्रूफ कैसे। अब आपने एक दफा रेंज कैलकुलेट करनी है 30 डिग्री पर और एक दफा रेंज कैलकुलेट करनी है 60 डिग्री पर। और याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज प्रोजेक्टाइल की हमेशा सेम होती है। अगेन टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये बातें समझ आएंगी, आपका ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए तो आपको बातें समझ आएंगी। टॉपिक क्लियर नहीं है, नहीं पढ़ा हुआ, डायरेक्ट कभी भी नहीं पढ़िएगा ये न्यूमेरिकल। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टॉपिक पहले क्लियर करें। मैं अगेन बता रहा हूं, वीडियो अवेलेबल है, टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है,
आप टॉपिक पढ़ ले, कहीं से ही पढ़ ले, मैं नहीं कह रहा मुझसे पढ़े, कहीं से ही पढ़े, लेकिन आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो टॉपिक क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपको बातें समझ आएंगी। उसी टॉपिक को पढ़ाते हुए एक बात बताई जाती है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज हमेशा सेम होती है। मतलब आप प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पर लॉन्च करें, आप प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पर लॉन्च करें, इन दोनों एंगल्स के ऊपर प्रोजेक्टाइल की रेंज एग्जैक्टली सेम होती है। आपको इस प्रॉब्लम में ये प्रूव करने को कह रहा है, तो हमें 2 दफा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। 30 डिग्री पर रेंज फाइंड करनी है और 60 डिग्री पर रेंज फाइंड करनी है, और एग्जैक्टली सेम रेंज आएगी। कैलकुलेट करते हैं, चलें। तो भाई सबसे पहले हम जो है वो 30 डिग्री के लिए सॉल्व कर लेते हैं, कि मतलब हमारा जो θ1 है वो 30 डिग्री है और हमें रेंज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो दोबारा हम डेटा बना लेंगे और उस डेटा में हम लिख देंगे हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री है और हमें रेंज कैलकुलेट करनी होगी। तो प्रूफ को छोड़ो, चलो सॉल्यूशन कर देते हैं ना। सॉल्यूशन, सबसे पहले रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 30 डिग्री। पहले हम 30 डिग्री के लिए सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली होता है v0 स्क्वायर साइन 2θ ओवर g। डेरिवेशन कैसे होती है मैंने अपने टॉपिक में यानी कि लेक्चर के अंदर समझाई हुई है, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला बनता कैसे। 30 डिग्री एंगल जो है वो θ1 है, तो θ1 के ऊपर जो रेंज होगी वो r1 होगी। ठीक है, अच्छा अब हमें कुछ नहीं करना, हमें v0 का मतलब होता है इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की, हमें नहीं गिवन है, तो आप v0 स्क्वायर को v0 स्क्वायर रहने दिएगा। सो जनाब r1 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2θ। हाँ, एंगल गिवन है, θ1 कितना है 30 डिग्री, और अपॉन में ये आ गया g की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 9.8। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, जो है वो 30 डिग्री को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 2θ है, तो एंगल का साइन निकालने से पहले सबसे पहले आपने एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो r1 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर, तो 2 30 60, तो साइन 60 डिवाइडेड बाय 9.8, या अगर आप चाहें तो 9.8 की वैल्यू पुट ना करें, इसको g ही रहने दें। ठीक है, g रहने दें। अब आपने साइन 60 निकालना है, सो r1 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.866, 0.866, ये साइन 60 की वैल्यू होती है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं 0.866, ये साइन 60 की वैल्यू है, और अपॉन में g एज इट इज। अच्छा, इससे ज्यादा मजीद इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि चलो g की वैल्यू अगर आप पुट भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, तो हमें v0 नहीं पता, v0 की वैल्यू नहीं पता, तो आप कहां में करें इसको, यहां पर इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अब आप दोबारा से रेंज की वैल्यू फाइंड करेंगे r2, लेकिन इस बार किसके लिए, 60 डिग्री के लिए, यानी कि θ2 के लिए। सिमिलरली रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 60 डिग्री। अच्छा, अब 60 डिग्री के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो इस बार हो जाएगा r2, फॉर्मूला सेम रहेगा v0 स्क्वायर साइन 2θ, इस बार हो जाएगा θ2, और अपॉन में कौन है, g एज इट इज है। सिर्फ θ2 की वैल्यू पुट करनी है आपने, तो r2 इज इक्वल टू v0 हमें नहीं पता, तो इसको सेम रहने दो, साइन 2, θ2 कितना है 60 डिग्री, तो सबसे पहले 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आगे सॉल्व करेंगे। सो r2 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर 260 120। अब आपने 120 डिग्री का साइन निकालना होगा, और आपको पता है मजे की बात, साइन 60 की वैल्यू भी 0.866 होती है, और साइन 120 डिग्री की वैल्यू भी 0.866 होती है, यानी कि 0.866, और अपॉन में आ गया g। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आप नोट करें कि r1 यानी कि 30 डिग्री एंगल के ऊपर जो रेंज आ रही है इसको नोट करें, और जो 60 डिग्री पर रेंज आ रही है इसको नोट करें। कोई भी फर्क है, जरा सा भी कोई फर्क नजर आ रहा हो तो मुझे बताएं। v0 स्क्वायर 0.866 अपॉन में g, एंगल डिफरेंट होगा लेकिन इनिशियल स्पीड हमेशा सेम होती है। तो अब आपको अगर नोट करें, इनिशियल स्पीड गिवन होती कि भाई लेट्स सपोज इनिशियल स्पीड 10 है, तो यहां पर भी 10 पुट करते हैं, वहां पर भी 10 पुट करते हैं। इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो यहां पर भी 20 पुट करते हैं, वहां पर भी 20 पुट करते हैं, तो भाई सारी वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि 30 डिग्री एंगल और 60 डिग्री एंगल पर जो रेंजेस आ रही हैं R1 और R2, इनकी वैल्यूज एग्जैक्टली सेम होंगी। तो ये प्रूव हो गया 30 और 60 डिग्री एंगल्स कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये बात प्रूव हो गई कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर जो रेंजेस आती हैं
वो एग्जैक्टली सेम होती हैं, जितनी R1 आई एग्जैक्टली उतनी R2 आई है। तो हेंस प्रूव के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर रेंज की वैल्यू सेम होती है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि हेंस R1 इज इक्वल टू R2, मतलब आप इसको मजीद सॉल्व करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो आप मजीद क्या सॉल्व करेंगे, जी की वैल्यू पुट करेंगे 9.8, डिवाइड कर दीगा, एक वैल्यू आ जाएगी। अगेन यहां पर भी ऐसे ही होगा, एक वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद वी नॉट स्क्वायर सेम रह जाएगा, ऐसा है ना। अगर आप चाहें तो मैं इसको मजीद सॉल्व करके बताता हूं आपको। देखें, आपने क्या करना होगा, आपने 0.866 को डिवाइड करना होगा 9.8 से, 0.0883, चलो लिख देता हूं, 0.0883, और साथ में कौन है, वी नॉट स्क्वायर। इसको आप कह दें क्वेश्चन नंबर 1, इसको छोड़ दें, इसको मत कहें, इधर भी ये करना पड़ेगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, R2 का सेम आएगा ना, 9.8 से डिवाइड करेंगे तो 0.0883 और साथ में वी नॉट स्क्वायर, इसको हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसको यहां से हटा दो, बस इससे मजीद ज्यादा सॉल्व भी नहीं हो सकता। तो हेंस हमें नजर आ रहा है कि R1 एग्जैक्टली सेम है R2 के। तो आप लिख सकते हैं कि हेंस R1 is equal to R2, hence at complementary angles, range of projectile is same। ठीक है, मतलब R1 और R2 की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। R1 30 डिग्री पे सॉल्व किया हमने, और R2 जो है वो 60 डिग्री पर सॉल्व किया। पता चला कि जितना R1 आया एग्जैक्टली उतना ही R2 आया। तो हेंस यहां से ये बात प्रूव हो गई कि अच्छा, अब आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स प्रैक्टिस के तौर पर आप कर लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया, एक आप 10 ले लें और एक आप 80 ले लें, 10 प्लस 80 90 डिग्री बन जाएगा, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आप एक दफा 10 डिग्री के लिए सॉल्व करिएगा और एक दफा 80 डिग्री के लिए सॉल्व करिएगा, तब भी आपके आंसर्स ये नहीं आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा ये आएंगे, जितना R1 आएगा उतना R2 आएगा। इसी तरीके से आप एक जगह पे 40 ले लीजिएगा और एक जगह पे 50 ले लीजिएगा, 40 प्लस 50 90 डिग्री। तो एक दफा आप सॉल्व करिएगा 40 डिग्री के लिए और एक दफा आप सॉल्व करिएगा 50 डिग्री के लिए, तो जितना R1 आएगा उतना ही R2 आएगा। तो ये बात आप बार बार प्रूव करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर प्रोजेक्टाइल की रेंज एग्जैक्टली सेम होती है। समझ आई बात, नोट करें, आगे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है कि एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बताएं किस एंगल पर प्रोजेक्टाइल की रेंज और प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट ये दोनों बराबर होते हैं। गिवन कंडीशन क्या है, रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है, और रिक्वायर क्या है, एंगल बताओ किस एंगल पर ये दोनों बराबर होते हैं। ये आपने प्रूव करना है, या यूं कहें कि एंगल को कैलकुलेट करना है। ये जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, ये एमसीक्यूज जो है वो आपके एंट्री टेस्ट के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एंट्री टेस्ट के अंदर ये हम चीजें बच्चों को, स्टूडेंट्स को याद करवाते हैं कि आप याद रखिएगा। अगर ये कोई एमबीकैट की या ई कैट की क्लास होती ना, तो ये सॉल्व नहीं करवाया जाता है। स्टूडेंट्स जो है वो डायरेक्ट आंसर पे टिक करते हैं। इसका जो एंगल होता है वो 76 डिग्री होता है। ये चीजें याद कर ली जाती है, बाकायदा स्टूडेंट्स इसको याद कर लेते हैं। इनको हम कहते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। लेकिन अभी क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आए हैं, नए नए, तो पहले आप कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसके बाद बहुत सारी चीजें जो आपने कैलकुलेट की होंगी वो आपकी मेमोराइज हो जाएंगी, आपको याद करनी पड़ेंगी, रखनी पड़ेंगी, ताकि आप एमसीक्यूज को जल्दी से टिक कर दें, फटाफट टिक कर दें, क्योंकि कुछ चीजें कभी भी चेंज, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होती, जैसे कि ये। तो गिवन क्या है, गिवन क्या है, इसमें कह रहा है कि रेंज बराबर है मैक्सिमम हाइट के। ये गिवन है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और रिक्वायर क्या है, बताओ किस एंगल पर होता है। रिक्वायर क्या है, ये कंडीशन किस एंगल पर पॉसिबल होती है, आपने थीटा कैलकुलेट करना है। समझ आई बात, चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, सॉल्यूशन के लिए आपने करना क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन,
हमारी गिवन कंडीशन क्या है, ये है गिवन कंडीशन, यानी कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये गिवन कंडीशन है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, इन दोनों के फॉर्मूला पुट करना है। आर की जगह पे आर का फॉर्मूला आएगा रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का, और एच की जगह पे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आएगा। देखें, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या है, अभी मैं आपको सॉल्व करके बता चुका हूं। फॉर्मूला इसका होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में आता है जी इज इक्वल टू, राइट पर है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और इसका फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो एक तरफ आ गया रेंज का फॉर्मूला और एक तरफ आ गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। फर्क क्या है, देखें यहां साइन 2 थीटा है जबकि यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले वी नॉट स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम पोजीशंस पर है, इक्वल के साइड इक्वल के साइड कैंसिल करते हैं। देखें, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, लेफ्ट पर क्या बचा हुआ है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और राइट पर क्या बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, ये बचा हुआ है। अच्छा, अगेन जब हम डेरिवेशन करते हैं ना, तो डेरिवेशन में एक बात हम ये लिखते हैं कि ये जो साइन 2 थीटा होता है ना, ये एक्चुअली बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के, ये इसकी वैल्यू होती है, ये हमें याद रखनी होती है। जब डेरिवेशन करते हैं तब भी ये बात हम वहां पर पुट करते हैं, और अभी भी पुट करनी पड़ेगी। तो ये जो साइन 2 थीटा है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये देखें 2 साइन थीटा कॉस थीटा लेफ्ट पर आ गया, बाकी राइट एग्जैक्टली सेम रहेगी, साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में ये आ गया 2। अच्छा, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा 4। अच्छा, साइन यहां पर भी है थीटा, और यहां पर 2 दफा साइन थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब 2 है, तो एक साइन थीटा स्क्वायर से कैंसिल। तो यहां पर 4 के साथ कौन बचा हुआ है कॉस थीटा, और वहां पर स्क्वायर कैंसिल हुआ है लेकिन साइन थीटा एक अभी बाकी है, साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल हुआ है बस। अच्छा, अब हमें करना क्या है, बेसिकली एंगल फाइंड करना है। कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा, तो हमें एक आइडेंटिटी नजर आ रही है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। याद है मैथमेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं, प्रूव करते हैं ना, तो ये वही वाली बातें सारी मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स मैट्रिक क्लास की अप्लाई होती है, वो आपको आनी चाहिए। ये रेशियोज आपको पता होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, ये बात बराबर में लिख देता हूं मैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये बराबर किसके होता है टेन थीटा के। ये आपको याद होनी चाहिए बात। तो 4 इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा टेन थीटा। अच्छा, हमें टेन थीटा फाइंड नहीं करना, हमें एंगल फाइंड करना है। तो एंगल के साथ कोई भी फंक्शन हो, आप उसको इक्वल की दूसरी साइड पर भेज सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, टेन साइन या कॉस कोई भी इक्वल की दूसरी साइड पर जाता है तो उसके ऊपर इनवर्स आ जाता है। कैसे, ये देखें, अगर यहां लिखा हो 5 साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ऐसे लिखा हुआ हो, तो या एक्स छोड़ दो, मैं ये कह देता हूं कि यहां पर लिखा हुआ हो, लेट सपोज यहां लिखा हुआ हो एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, मैं चाहता हूं साइन थीटा वहां चला जाए, तो ये बनेगा एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स और वाई। साइन वहां गया, साइन के ऊपर इनवर्स आ गया, और कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से कॉस होता है, अगर यहां पर कॉस थीटा होता, अगर वहां भेजते तो कॉस के ऊपर आ जाता इनवर्स, कॉस इनवर्स। तो इसी तरीके से यहां पर टेन है, टेन को वहां भेजोगे तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, और किसके साथ आए 4 के साथ, और वहां क्या बच गया सिर्फ थीटा। सिंपल। कोई भी फंक्शन जब इक्वल के दूसरी साइड पर जाता है उसके ऊपर आ जाता है इनवर्स। और जब आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप शिफ्ट दबाकर जब 10 लगाएंगे, शिफ्ट दबाकर जब 10 पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा लिखा हुआ 10 इनवर्स। एक होता है सिर्फ 10 निकालना और एक होता है 10 इनवर्स निकालना, फर्क है। जब आप सिर्फ 10 निकालेंगे, जब आप सिर्फ साइन निकालेंगे, कॉस निकालेंगे, तो डायरेक्ट साइन और वैल्यू, कॉस वैल्यू 10 वैल्यू। लेकिन जब भी इनवर्स निकालते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या 10 इनवर्स, तो इनवर्स निकालने के लिए आप हमेशा पहले शिफ्ट दबाते हैं, शिफ्ट और उसके बाद 10, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा इनवर्स, और उसके बाद आप वैल्यू, मतलब आप क्या करेंगे कैलकुलेटर में शिफ्ट 10 और उसके बाद 4 पुट करें, इक्वल दबाएं, आपका आंसर पता है क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री। करके देख लीजिएगा, सिंपल। तो ये हमारा आंसर है। इसका मतलब हमें पता है क्या चला
कि अगर प्रोजेक्टाइल को 76 डिग्री पर लॉन्च किया जाएगा, फेंका जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होगी वो एग्जैक्टली प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट जितनी होगी। ये बात हमने यहां पर प्रूव कर दी। समझ आई बात? तो आप इसको याद भी कर लीजिएगा, ये बड़ा मतलब ये समझे एक फैक्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का, इसको आपने याद रखना होता है कि 76 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल की रेंज और प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये हमने सॉल्व कर दिया है। तो जल्दी से काम ही करें कि आप इस सॉल्यूशन को नोट करें, फिर हम चलते हैं अपनी लास्ट प्रॉब्लम की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में हट जाता हूं, सर आप साइड में हट जाएं, स्क्रीनशॉट में आप भी आ जाएंगे वरना, ठीक है? ओके, प्रॉब्लम नंबर 6, लास्ट वन, इस चैप्टर की लास्ट प्रॉब्लम है। इसमें लिखा हुआ अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉब्लम है। अ मार्टर शेल इज फायर्ड, एक प्रोजेक्टाइल है उसको फायर किया गया, एक शेल है, एक बॉम्ब है, इसको फायर किया गया एट अ ग्राउंड लेवल, टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस, एक टारगेट पर फायर किया गया। टारगेट जो है वो जहां से फायर किया जा रहा है उससे 500 मीटर दूर रखा हुआ है टारगेट। ये पता है क्या गिवन है? रेंज गिवन है, कितना दूर रखा हुआ है टारगेट कि वो जो शेल है वो जाके उसको हिट करे। तो ये आपको 500 मीटर डिस्टेंस जो गिवन है ना, ये इसका एक्चुअली रेंज गिवन है कि उसको इतनी दूर जाके गिरना है, रेंज गिवन है। विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट स्क्वायर, यानी कि वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। आपने लॉन्च एंगल कैलकुलेट करना, बड़ी आसान प्रॉब्लम है और ये बोर्ड के अंदर आई हुई है, काफी दफा आती है, रिपीट होती है ये प्रॉब्लम। तो जनाब हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन जो है वो सबसे पहले क्या गिवन है? रेंज गिवन है। देखो इसने सीधा सीधा नहीं कहा कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 500 मीटर। देखो आपको समझना पड़ेगा, आपको क्रैक करना पड़ेगा, आपको मतलब आपको खुद पता लगाना पड़ेगा कि इस सेंटेंस का मतलब है क्या, और ये कब होगा? जब आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा हो। तो भाई वो कह रहा है टारगेट 500 मीटर दूर रखा हुआ है जिसको शेल को जाके हिट करना है, तो ये 500 मीटर ये रेंज गिवन है, ठीक है? दूसरी बात, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, वी नॉट। प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी को हम वी नॉट से शो करते हैं। कितनी गिवन थी? 90 मीटर पर सेकेंड। अगर क्लास होती है ना, फिजिकल क्लास, फटाफट पीछे से आवाज आ जाती है, टीचर को पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ती दोबारा देखने के लिए। टीचर भूल गया, हाँ भाई क्या था पता नहीं, पीछे से आवाज आ जाएगी, हाँ भाई जल्दी बताओ, वो बता देगा सर इतनी थी, है ना? तो 90 मीटर पर सेकेंड, ये फिजिकल क्लासेस की ब्लेसिंग्स होती हैं। रिक्वायर क्या है? रिक्वायर्ड, ये मैंने ब्लैक से लिखना था हेडिंग, तो एक काम ही कर देते हैं कि गिवन को ब्लैक से कर देते हैं। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है ना, तो दिल करता है पढ़ें, या दिल करता है कि अच्छा लग रहा है चलो ना, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं चाहिए, कीड़े मकोड़े आपने पेपर पे बना दिए, रजिस्टर पे बना दिए, अच्छी प्रेजेंटेशन हो। तो जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, पेपर्स दे रहे होते हैं जिसमें आप डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स कर रहे होते हैं, तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे। ये बात एमसीक्यूज में काम नहीं आती। जब आप एमडी कैट, ई कैट दे रहे होते हैं, वहां पर आप कीड़े मकोड़े बनाए, छोटी छोटी जगह पे सॉल्यूशन किए होते हैं, बची नहीं होती कोई जगह बुक में, उधर आपका फिर प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती, वहां पर आपका आंसर मैटर करता है, ठीक है? आपको सिर्फ करेक्ट आंसर पे सर्किल करना होता है बस। तो बड़ा डिफरेंस होता है भाई। बोर्ड लेवल के ऊपर जो आपकी स्टडी होती है इसमें आपकी जो है हर चीज मैटर करती है, प्रेजेंटेशन, आप किस तरीके से लिख रहे हैं, आपकी राइटिंग क्या है, हर चीज के मार्क्स होते हैं, है ना? जबकि एमडी कैट, ई कैट, यूनिवर्सिटी लेवल का जो एमसीक्यूज आप देते हैं प्री एंट्री टेस्ट का ना, वहां पर आपका सिर्फ सॉल्यूशन मैटर करता है। तो इसी वजह से प्रेजेंटेशन मैंने कहा अच्छी होनी चाहिए। खैर, गिवन के बाद रिक्वायर्ड, आपसे क्या पूछा जा रहा है? लॉन्च एंगल। बताओ कितने एंगल पर उसको लॉन्च किया गया होगा या लॉन्च करना चाहिए? थीटा। लॉन्च एंगल फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें यहां पर जिक्र कर रहा है वो रेंज का, तो हमें फॉर्मूला यहां पर रेंज का ही यूज करना पड़ेगा। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल या रेंज ऑफ द मार्टर शेल इज गिवन बाय रेंज ऑफ मार्टर शेल इज, रेंज का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं ना, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अच्छा, आपको रेंज गिवन है, आपको जी की वैल्यू पता है, आपको वी नॉट गिवन है, आपने एंगल कैलकुलेट करना है। एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। रेंज की वैल्यू कितनी है? 500 मीटर इज इक्वल टू वी नॉट कितना है? 90, और 90 के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, साइन के बाद 2, एंगल हमें नहीं पता,
जी की वैल्यू 9.8। सबसे पहले 9.8 डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। इसका मतलब ये जाएगा, मुझे मल्टीप्लाई करना है किसको, 500 को 9.8 से, तो ये जाएगा 4900। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 9.8 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 500 से तो ये बनेगा 4900 इज इक्वल टू 90 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 जा 81। याद है मैंने बताया था एक जीरो है तो दो जीरो हो जाएंगे, बाकी यहां क्या बचा हुआ है, साइन 2 थीटा। यहां तक बात क्लियर है। 8100 डिवाइड कर रहा है वहां पर आके, सॉरी मल्टीप्लाई, और यहां पर आके डिवाइड, तो 4900 से डिवाइड करेगा कौन, 8100, तो ये बनेगा 0.6049। पहले लिख देते हैं, चलो 4900 से डिवाइड करेगा 8100, यहां क्या बचा हुआ है, साइन 2 थीटा। बाकी सॉल्यूशन हम एक काम ही करते हैं, यहां कर देते हैं। ठीक है भाई, क्या बता रहा हूं मैं, 0.6049, 0.6049, और वहां पर क्या है, साइन 2 थीटा। क्लियर है। अब मुझे एंगल फाइंड करना है, एंगल के साथ पहले 2 है, फिर उससे पहले साइन है, तो एक एक करके इनको यहां भेजना पड़ेगा। मैं सबसे पहले साइन यहां पर आएगा, बीच में से 2 निकल के नहीं आ सकता, पहले साइन वहां जाएगा। तो भाई मैंने आपको बताया था, फंक्शन जब भी अपनी साइड चेंज करता है तो फंक्शन के ऊपर इनवर्स आ जाता है। तो जब साइन यहां पर आएगा तो साइन के ऊपर क्या आ जाएगा, इनवर्स। तो साइन इनवर्स, और वैल्यू क्या है, 0.6049, और वहां पर क्या बचा, सिर्फ 2 थीटा। अब मुझे साइन इनवर्स निकालना है किसका, 0.6049 का। तो इसका साइन इनवर्स, इसका साइन इनवर्स आ रहा है 37.22। साइन इनवर्स 0.6049 का आ रहा है कितना, 37.22, और वहां पर क्या बचा हुआ है, 2 थीटा। अब आपने थीटा कैलकुलेट करना है तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पर आके डिवाइड करेगा, तो 37.22 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा थीटा। तो जनाब डिवाइड करें इसको, डिवाइड बाय 2, आंसर आ रहा है 18.6, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास आई 18.6। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो आंसर नहीं है, हमारा आंसर तो कुछ और है। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा याद करें, मैंने आपको इससे पहले वाली जो प्रॉब्लम थी, इससे पहले वाली प्रॉब्लम, उसमें क्या समझाया था। ये रेंज आई है ना भाई, 500 मीटर रेंज इस एंगल पर आ रही है 18.6 डिग्री पर। आपका बुक में आंसर क्या गिवन है, 71 पॉइंट समथिंग गिवन है डिग्रीज। अभी मैंने आपको एक बात समझाई है, सिखाई है कि किसी भी दो एंगल्स के ऊपर रेंज हमेशा सेम होती है, और वो दो एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर आपका पहला, अच्छा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने आपको क्या बताया था, ये तो यहाँ लिखा हुआ था ना, समझाई थी बात। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में क्या बात है, θ1 θ2 को ऐड करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 90 डिग्री, ये समझाया था। इमेजिन कर लो कि हमारा पहला एंगल है 18.6, हमें दूसरा एंगल नहीं पता कि दूसरे एंगल पर 500 मीटर रेंज कब आएगी। पहला एंगल है 18.6, तो क्या हम दूसरा फाइंड नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना भाई। ये प्लस कर रहा है, वहां जाके माइनस करेगा, तो 90 में से अगर मैं 18.6 को माइनस कर दूं तो मुझे दूसरा एंगल मिल जाएगा, जो कि आपका आंसर भी है। देखें मैं करके दिखाऊं आपको। मैं अगर 90 में से 18.6 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, आप भी करें साथ साथ मेरे, 90 माइनस प्रूफ करने के लिए 18.6, आंसर आ गया 71.4, जो कि आपकी बुक में आंसर गिवन है। समझ आई बात। तो आपका आंसर ये भी करेक्ट है, और आपका आंसर वो भी करेक्ट है, तो अगर बुक में वो लिखा हुआ है तो आपको वो लिखना पड़ेगा। और ये कहानी कहां से आएगी, यहां से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो आप यहां पर एक लाइन लिखेंगे, फिलहाल मेरे पास जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं सकता, आप लिख दिएगा कि सिंस वी नो दैट एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सेम। क्या लिखेंगे, रिपीट कर रहा हूं, आराम आराम से बोल रहा हूं ताकि आप लिख लें। सिंस, या यूं लिख दिएगा, वी नो दैट एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सेम, हेंस, और हेंस के बाद आप अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि, मैं यहां लिखवा दूं ऊपर, हाँ मैं यहां लिखवा देता हूं, आप यहां से लिखिएगा, नीचे तो जगह नहीं है। आप हेंस के बाद क्या लिखेंगे, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। जबकि हमें θ1 पता है कितना है, 18.6 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपने 90 में से 18.6 को माइनस करना है, तो 90 डिग्री θ2 कैलकुलेट करने के लिए 90
माइनस 18.6, तो हमारा θ2 कितना आ जाएगा 71.4 डिग्री। एक्चुअली आपका बुक में आंसर ये लिखा हुआ है कि इस एंगल पर लॉन्च करोगे तब जाके हमारे पास जो रेंज होगी 500 मीटर होगी और इतनी स्पीड से करेंगे। समझ आई बात? तो ये एंगल भी करेक्ट है और ये वाला एंगल भी करेक्ट है, बुक में ये लिखा हुआ, तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया। अब आप एक प्रैक्टिस और कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस बहुत ज्यादा किया करें ताकि आपकी मैथमेटिक्स पर ग्रिप हो। अब आप प्रूफ क्या करेंगे, इमेजिन करो कि आपको रेंज गिवन नहीं है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए ना, ये आंसर तो आ गया हमारा। अब होमवर्क क्या है, प्रैक्टिस के तौर पर आप क्या करेंगे, आपके पास दो एंगल्स हैं, एक एंगल है 18.6 और एक एंगल है 71.4। ये कौन सा एंगल कराएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर आ रहा है, 90 के बराबर। ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। प्रैक्टिस के लिए आप क्या करिएगा, आपने रेंज फाइंड करनी होगी, इनिशियल स्पीड ये रहने दिएगा, एक दफा एंगल लिएगा 18.6 और रेंज कैलकुलेट करिएगा, मतलब V0 90 पुट करें, एंगल एक दफा 18.6 डिग्री पुट करिएगा, सॉल्व करेंगे, आपकी रेंज आएगी 500 मीटर, प्रूव करिएगा। फिर दोबारा सॉल्व करिएगा, फिर इस बार थीटा की जगह आप पुट करेंगे 71.4 डिग्री, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा 500 मीटर। मतलब इस एंगल पर और इस एंगल पर रेंज की वैल्यू क्या रहेगी, 500 मीटर। समझ आई बात? तो काम करें, सॉल्यूशन नोट करें, फिर बात करते हैं। ये थी हमारी आज के वीडियो लेक्चर की तमाम प्रॉब्लम्स जो कि हमने फिजिक्स की न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 यानी कि यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स की सॉल्व की हैं। टोटल 6 प्रॉब्लम्स थी, जो हमने 6 की 6 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। आसान प्रॉब्लम्स थी, कुछ लेंदी थी, लेकिन इनमें से एक भी मुश्किल नहीं थी, सारी प्रॉब्लम्स आसान है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई होंगी। किसी भी स्टेप में कहीं पर भी आपकी अगर कोई कंफ्यूजन रही होगी, वो कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा न्यूमेरिकल्स का जो अपलोड करेंगे, ऑब्वियसली वो डायनेमिक्स होगा। तो डायनेमिक्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम सारी सॉल्व कर लेंगे। और मैं जो है वो एक ही जो है लेक्चर में सारी कवर करवा रहा हूँ, ऐसे नहीं पार्ट्स में। हाँ, अगर कोई इन केस अगर कोई ऐसा चैप्टर आता है, यूनिट आता है जिसकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो और उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा हो, तो मैं उसको पार्ट्स में कर दूंगा। लेकिन ये कि अभी तक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं कि 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, ये इतना लेंदी जो है वो नहीं है ज़्यादा। तो इसमें ये फ़ायदा ये होता है कि एक ही वीडियो के अंदर अगर आपको सारी प्रॉब्लम्स मिल रही हो तो आप एक ही वीडियो से सारी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।